डॉक्टर अग्निशेखर, 3 घंटे की फिल्म होती है जी, कहानीकार उसमें बहुत कुछ अपना कह देता, 3 घंटे में उसको समअप कर देता है। जी जी, छोटे पर्दे पर चाहे बड़ी होगी वही हिसाब है, मगर कवि के बारे में कहा यह जाता है कि छोटी सी लेखक एक छोटी सी समरी में ही सब कुछ कह देता है। अनुभवी हैं आप, ये सारा प्रकरण आपके सामने हुआ, आपने सब कुछ देखा। एक कवि एक लेखक बहुत दूर तक की सोचता है। डॉक्टर अग्निशेखर, आपने भी शायद कुछ सोचा होगा, उसमें सोच मुझे लगता है ये भी कहीं नजर मुझे आ रही है कि आखिर राजनीति बहुत ही चतुर खिलाड़ियों का काम है। बिल्कुल। शायद इसलिए अब राजनीति में नहीं गए, चूंकि वहां जिस तरीके कहते काजल की कोठरी है, इसमें गए हो आदमी को कालिख लग जाती है। अनुभवी होते हैं बड़े। 7 एमएलए ने जो पार्टी विप की अवहेलना की, क्रॉस वोटिंग की, उन्हें पता था हमने पकड़े भी जाना है। आखिर उनके पीछे कुछ ना कुछ मंशा होगी। आपका अनुभव क्या कहता है, ये मंशा क्या थी? मात्र ये या कुछ और? कुछ और से पहले हम जो प्रकट सामने है, जी हिंदी के बड़े कवि हैं रघुवीर सहाय जी जी, उनकी पंक्तियां हैं, कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा, कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा, न टूटे तिलिस्म सत्ता का मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। तो ये देश के बुद्धिजीवियों के अंदर, जो सही माने में बुद्धिजीवी हैं, नागरिक हैं, उनके अंदर एक कायर टूटता हुआ मुझे लग रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं राजनीति का चरित्र हमारे सामने जो है, जिसमें और क्राइम में और उसके साथ जो साठगांठ हमारे सामने आ रही है, उसमें कोई अंतर दिख नहीं रहा है। ऐसी सिचुएशन में मुझे जो लगता है ना, वो आप इस पे ध्यान दीजिए कि कवि अवतार सिंह पाश ने कहा है, जो आतंकवादियों के हाथों मारे गए पंजाब में, उन्हें कहा था सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। आपने एक सपना दिया और सपना बनाने वाला ही उस सपने को मारता है, इससे खतरनाक कुछ नहीं होता है। सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। सपनों की जो सौदागरी है, ऐसी सिचुएशन में ये बात ध्यान दिए जाने वाली है कि भारत में भारतीय राजनीति के चलते जिज्ञासा मर गई है, कोई जिज्ञासा बची नहीं है। बहुत खतरनाक बात है। सुनने और देखने में दर्शकों से भी कहता हूं, जो जिज्ञासा शब्द है, आप कोई आ रहा है तो उसके बारे में जिज्ञासा करते हैं, हो सकता है यार कुछ अच्छा करे, अलग होगा, ये जिज्ञासा हमने मार दी है। और ये इसके हत्यारे हमारे राजनेता हैं। और जो लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर आपने कहा, लोकसभा कही, पार्लियामेंट कहा, वैसे देखा जाए तो ये कोई अकेली घटना नहीं है जो जम्मू कश्मीर में भाजपा के पहले भी इस तरीके की घटना बहुत हुआ है। एनटी रामाराव के जमाने में आप याद करिए कि एमएलए को उठा करके कैद रखा जाता है। हरियाणा हमारे पास हरियाणा है, तो उस तरह से नहीं। लेकिन मैं एक, हालांकि मेरा इस पार्टी के साथ उस प्रकट संबंध इस तरह का नहीं है कि मैं कोई मतदाता रहा हूं या हमारा कोई संबंध है, लेकिन जब आप देखते हैं कि ये पार्टी है और मूल्यों की बात करती है, मूल्यों की राजनीति की बात करती है, एक नागरिक के नाते, जम्मू कश्मीर के नागरिक के नाते, जहां संकट, जहां का संकट देश के अस्तित्व को घेरे हुए है, जहां का संकट इस देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर खतरे मंडरा रही है, ऐसी सिचुएशन में इस तरह की राजनीति करने वाली पार्टी का चरित्र जो सामने आता है, और मुझे नहीं लगता कि आपने कोई विकल्प छोड़ा है। मुझे नहीं लगता है कि अब मतदाता के सामने आने वाले चुनाव में कोई फर्क है। ये मतदाता या तो उदासीन होकर घर में बैठ जाएगा, या ये मतदाता वोट चाहे जिसको भी दे, इसके लिए कोई फर्क नहीं है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे, पीडीपी को दे, कांग्रेस को दे, किसी को भी दे सकता है। और वो भी खतरनाक बात है कि आप जब बिना सोचे, सजग हुए बिना, विवेक के बिना मतदान करेंगे, वो भी उतना ही घातक है जितना कि इस घटना से अगर उदासीनता आई मतदाताओं में, पीछे हट गए, वो भी लोकतंत्र के लिए घातक है। डॉक्टर अग्निशेखर जी, बहुत बड़ा डैमेज बीजेपी को हुआ है, इसमें तो दो राय नहीं। बीजेपी के अंदर ही जी किस तरह से आक्रोश जल रहा है। जी, हमने प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में देखा, वहां के कार्यकर्ता हड़ताल पर बैठ के नारेबाजी हुई। बहुत बड़ा जो ये डैमेज हो चुका है, इसको आपका सामना करते हुए ये जानना चाहूंगा सभी दर्शकों के लिए, स्वाभाविक सी बात है, इसका राजनीतिक इनको नुकसान हुआ है, क्या
इसका लाभ अब कांग्रेस ले जाएगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ले जाएगी, या भाजपा कुछ ऐसा कर दिखाएगी कि एक बार फिर जिन लोगों का विश्वास टूटा है, आस्था जिनकी टूटी है, वो पुनः नास्तिक नहीं होंगे, आस्तिक ही रहेंगे। दोनों तरह की संभावनाएं आपके ही अपने उस कथन में हैं। एक तो ये जो कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपने बताया, क्योंकि ये उनके श्रम का अपमान है, उनकी लगन का अपमान है। कार्यकर्ताओं की, जो जमीनी कार्यकर्ता होता है, जो अपना समय श्रम देता है, मुसीबतें मोल लेता है, घर जहान की परवाह न करते हुए किसी कैंडिडेट के लिए खड़ा होता है, विचारधारा के लिए खड़ा होता है, ये तो उनका प्रोटेस्ट है और उस मामले में वो जायज प्रोटेस्ट है। ये तो एक पैटर्न। दूसरा जो आपने अभी कहा कि भाजपा में या तो कोई जादू की छड़ी और हो, तो ऐसा आप संभव कर दिखाएं कि सरासर ऐसा तो दिख नहीं रहा है कि कुछ कोई जादू चमत्कार हो। भाजपा को नुकसान हुआ है, वो लोग भी जानते हैं, ये लोग भी जानते हैं। मैं बड़े नुकसान की तरफ इशारा बार बार आपका ला रहा हूं कि जो जनता के विश्वास के साथ, वो सबसे बड़ी वो सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा आघात वही है। सबसे बड़ा आघात है। इसका फायदा कुल मिला के हाँ, ये सोच रहा था। देखिए, ये नुकसान एक पार्टी विशेष का नुकसान या लोगों के साथ की विश्वासघात का नुकसान दूसरी पार्टी का लाभ तो स्वाभाविक रूप से है। नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस का लाभ होगा नहीं होगा ये तो दूर की बात है, अभी तो हुआ, आपने तो करके दिखाया और उन पार्टीज का अपने उनको बलवान बनाया, आपने बलवती बनाया, जिनके साथ लड़ते रहे। दूसरे रूप से मैं तो यहां तक भी जाना चाहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ऑटोनॉमी जो है, जो 53 और 53 की वो पोजीशन मानते हैं, उसका भले ही कश्मीर के अलगाववादी विरोध कर रहे हैं और आतंकवादी गुट बड़े ही उसको नकार रहे हैं, लेकिन अंदर की उनकी अंडरस्टैंडिंग ये भी हो सकती है कि 2011 या 2010 या 12 जब भी हो तो आप उस सारी सिचुएशन को, जो संवैधानिक परिस्थितियां उस समय थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन थी, आपको 53 तक ले जा रहे हैं और 53 के बाद 47 तक तो बहुत कम समय बचता है। अंदर से उनका लाभ है। इस तरह से ये जो अभी घटनाक्रम घटा है, जो बहुत ही अशोभनीय है, शर्मसार कर देने वाली घटना है बीजेपी ने जो किया है, उससे आपने न केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे को स्ट्रांग किया, कांग्रेस को स्ट्रांग किया, यहां तक कि चुपचाप बैठी हुई पीडीपी को भी आपने स्ट्रांग किया और उसके पार्श्व में, उसकी बैकग्राउंड में जो पृथकतावादी घोषित रूप से है, आपने प्रकारांतर से उनको भी मजबूत किया है। जम्मू की शान पंडित प्रेमनाथ डोगरा रहे हैं, लोग आज भी उन्हें पूरे सम्मान के साथ देखते हैं, आदर से देखते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उनमें से एक थे, जो एक नया आयाम हमारे देश को दिया। फिर पंडित प्रेमनाथ डोगरा है और अक्सर ये जम्मू में कहा जाता रहा है कि एक और पंडित प्रेमनाथ डोगरा जम्मू को चाहिए। जब ये 11 के 11 विधायक पहले दिन पगड़ी डालकर गए पंडित प्रेमनाथ डोगरा की, तो लगा कि ये 11 जो हैं जम्मू के साथ हो रहे सौतेली मां के व्यवहार के खिलाफ जमकर आगे आएंगे, जम्मू की बात रखेंगे। क्या आपको लगता है अभी भी कुछ आशा बची है जम्मू वासियों के लिए कि कोई तो पंडित प्रेमनाथ डोगरा के पद चिन्हों पर चल के हमें बचाए? देखिए, आशा तो छोड़नी नहीं चाहिए और ये घटना ज्यादा देर उतना चर्चा में नहीं रहने वाली है, लेकिन इसका प्रभाव रहने वाला है। दूसरी बात रही जम्मू, ये मेरा बड़बोलापन ना समझा जाए और मैं कोई अधिकारी विद्वान भी नहीं हूं इस बात के कहने का, लेकिन एक नागरिक के नाते, उस नागरिक के नाते जिसको जम्मू ने अपना दिल खोल करके शरण यहां दी, रहने और बसने और संघर्ष करने का मौका दिया और यहाँ का अन्न पानी पिया, हवा पिया, उस जम्मू के साथ संवेदनशीलता के स्तर पे जब मैं सोचता हूं तो मुझे जम्मू की हालत पर रोना आता है। जम्मू को एक नेता की, जो मैं कहा नायक, जम्मू को एक नायक की जरूरत है। जम्मू को नायक नहीं मिला है पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के बाद से कोई यहाँ राजनेता मिले हैं, यहाँ पॉलिटिशियंस हैं, यहाँ नायक नहीं है। और जम्मू की सबसे समस्या जो है, क्राइसिस है, जम्मू के पास नायक नहीं है। एजेंडा बहुत है, इनके पास काफी मसाला है, काफी मुद्दे हैं, लेकिन उनको लड़ने वाला एक प्रतीक पुरुष जम्मू के पास नहीं है। हमारे पास भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास है,
लेकिन अगर आपके पास यहाँ होता तो संघर्ष करा के तो बहुत कुछ विश्व को बता दिया कि संघर्ष क्या होता है। फिर भी अगर आपके पास होता तो शायद उनकी छाया, छत्र छाया में हमारा भी भला होता। अब आप अपना भला नहीं करते हैं, वो क्या बताएंगे राह मुझको जिन्हें कुछ अपनी पता नहीं है। तो मुझे भी बल मिलता ना, हमको भी बल मिलता। मुद्दे देखिए, हमारा मुद्दा है राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा हुआ मुद्दा है कश्मीरी विस्थापितों का। आपके यहां शरणार्थी हैं, पश्चिम पाकिस्तान के लोग हैं, पीओके के लोग हैं, और 60 वर्ष से वो भी संघर्ष कर रहे हैं, जैसा भी संघर्ष। उन्हें भी कोई नेता नहीं मिला है, इसका बुरा ना माने वो लोग, और एक नायक उनके पास भी नहीं रहा है। उनके पास भी उनके अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन वो मुद्दा इतना ज्वलंत है और सारा भारतीय संविधान को, जम्मू कश्मीर के संविधान को पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कि उनके नागरिकता के अधिकार आपने नहीं दिए उनको। वैसा का वो अब चलाने लगे हैं खुल करके, और उसमें भी कश्मीरी पंडितों के समान रोज, हमको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ना है। लेकिन भैया आपने 60 साल की अपनी समीक्षा भी करो। मैंने कई भाइयों से पूछा, मैंने कहा कोई काम वाम किया आपने? इतने नो डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट है आपके पास? मैंने कहा हम दे देंगे, हम दे देंगे। आपके पास क्या हैव यू कंपाइल्ड मेमोयर्स ऑफ 47? किसी के पास नहीं है। कितना लिखा गया इसमें मीरपुरियों और पश्चिम, कितने यहाँ के जम्मू के डोगरा लेखकों ने इस मुद्दे को उठाया? किसी के पास नहीं है। हाँ, एक उपन्यास मैंने देखा, वो वाराणसी में एक महिला है, उन्होंने ये आपके लिए जानकारी होगी, उन्होंने जो पाक अधिकृत ये जो हमारे भाई हैं, इनकी हालत पर उसका उपन्यास है। लेकिन जम्मू के किसी भी लेखक का नाम नहीं लूंगा मैं, सब मेरे मित्र हैं, एक भी लेखक का नाम लीजिए, किसी ने कहा? किसी जम्मू के संगीतकार ने इस पेन को गाया? किसी ने पोस्टर दिखाया? नहीं दिया। अब ये दुर्भाग्य है, और ये हमारे जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, और इस राष्ट्र के जो अस्तित्व है, अस्मिता है, उसका पूरा हिस्सा है। ये आपके सामने मुद्दा है, भेदभाव का मुद्दा है, सभी मुद्दे आपके पास हैं। अभी अमरनाथ के जो यात्रा होनी है उसका कर्टेलमेंट आपने किया, ये मुद्दा बनने वाला है, और वो स्टोन पेल्टर्स की राजनीति फिर से गरमाने वाली है, हम देख रहे हैं। ऐसे में जो आपने किया, मुझे दुख होता है कि जम्मू एक नेतृत्व विहीन जनता है, और इसे एक नेतृत्व मिलना चाहिए, और प्रार्थना की जाए, उम्मीद की जानी चाहिए, और उम्मीद पे आसरा है। और कवि दीनानाथ नादिम की एक कविता का अंश में उससे इस अपनी बात को रखता हूं। उन्होंने कहा है कश्मीरी में, मिछम आश पगहिच, मुझे है आस कल की, आने वाला समय हमारे लिए हो, हमारा हो, सच्चे लोगों का हो, और इस निराशा, उदासीनता से हम बाहर निकल सकें, और ये जो दब्बा लगा है, ये धुले लोकतंत्र और प्रजातंत्र में विश्वास और आस्था जो हिल गई है, वो फिर से। डंडा काम करता है मगर वो नहीं करता जो कवि की शब्द कर जाते हैं। ऐसे समय में अंत में एक कवि के नाते, एक लेखक के नाते, कोई राजनीतिक कटाक्ष पर मैं चाहूंगा, जिस तरह राजनीति पर धब्बा लगा है, उस बारे में चलते चलते दर्शक वो भी जान पाए। मैं फिर अपने एक प्रिय कवि धूमिल की कविता से ही इसका करूंगा। धूमिल ने मरते मरते कहा था, मरनासन बेड पे थे। धूमिल हिंदी के बहुत प्रखर और विचारवान कवि हुए हैं। उनकी 4 पंक्तियों की कविता है। उनने कहा है, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, पूछो उस घोड़े से जिसके मुंह में लगाम है। तो हर कोई जम्मू का नागरिक इसको स्वाद जानता है, इस लोहे का। और मुझे ऐसी सिचुएशन पे याद आता है कि जब स्वतंत्रता की लड़ाई चली थी, तब क्रांतिकारियों को आप जेल में डाल रहे थे। क्रांतिकारियों ने दीवारों पर कोयलों से कविताएं लिखी थी, काला पानी में लिखी थी। और एक कविता बहुत चलती थी, अभी भी मेरे बचपन में सुनी हुई, कफन चोर देखो कफन बेचते हैं, नमक चोर देखो नमक बेचते हैं, बनाया था महरम जिन्हें वतन का, वो दिल्ली में बैठे वतन बेचते हैं।
यहाँ तो आप ईमान बेचते हैं, जम्मू की धरती पे। मुझे लगता है आपके सरोकार बेचते हैं, शब्द प्रतिबद्धताएं। सुनकर कुछ तो शर्म खाएंगे और अब एक ऐसा नया प्रजातांत्रिक अवधि एक समय में लाएंगे कि प्रजातंत्र सदैव जिंदा रहे। आपने दिल खोलकर अपनी बातें इस सामना के कार्यक्रम में रखी, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपसे भी लेते हैं इजाजत, नमस्कार।